नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष रचना जनसंचार और रचनात्मक लेखन की पहली इकाई का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें रचनात्मक लेखन के विविध रूपों की जानकारी इस प्रकार से है। हम देखते हैं कि रचनात्मक लेखन जीवन में अत्यंत आवश्यक है। हम जब से जन्म लेते हैं और जब तक हम उस प्रक्रिया में रहते हैं, हम लगातार रचनात्मक लेखन के निकट अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कोई समस्या होती है तो उसमें जब हम समाधान निकालते हैं तो वो एक तरह से मौलिक रूप होता है, या हम किसी भी अभिव्यक्ति के आधार पर अपनी बात वातावरण के अनुसार रखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि जीवन में कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थितियां जन्म लेती हैं जहां पर हम अपना अ, आधार वहां पर प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं रचनात्मक लेखन से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। चाहे हम उसमें मौखिक रूप का आधार प्रस्तुत करें या लिखित रूप का आधार प्रस्तुत, दोनों में हम देखते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कई बार ऐसे नजर आता है। कई बार हम देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति को हम अलग अलग आधारों पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, पर उसमें हम देखते हैं कि उसे हम सहज कर या हम एक तरह से दोबारा नहीं सुन पाते हैं। जबकि लिखित अभिव्यक्ति को हम अगर एक बार हमने कहीं कागज पर उतार लिया, या हम देखते हैं कि कहीं उसे लिख दिया, तो उस वो लिखित अभिव्यक्ति हमें सालों साल स्मरण में रह जाती है, या हम उसे दोबारा दोबारा पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं रचनात्मक लेखन के जो दो रूप है, मौखिक और लिखित, यही जीवन में कारगर से सिद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। और इन्हीं के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति समय अनुसार करते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर हमें लगता है कि मौखिक वार्ता को जन्म देना है, या मौखिक अभिव्यक्ति से हमारा कार्य सबल रूप में प्रबल रूप में चल सकता है, तो वहां पर हम उसकी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। और जहां हमें लगता है कि नहीं, इसको लिखना अत्यंत अनिवार्य है, या इसके द्वारा हम चीजों को दोबारा से एक अपने जहन में लेकर आ सकते हैं और अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो उसके आधार पर हम वो अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक है, और दोनों ही रचनात्मक लेखन में उसकी महत्ता को दर्शाते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति सोचता नहीं है तब तक वह लिख नहीं पाता है। तो जब मौखिक रूप से वह योजना बनाता है, तब ही उसकी लिखित अभिव्यक्ति वह कागज के पन्नों में उतार कर अपना सालों साल जीवित रख सकता है। हम देखते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति को हम प्रमाणित नहीं मानते हुए दिखाई देते हैं, और लिखित अभिव्यक्ति को हम प्रमाणित मानते हुए दिखाई देती है, क्योंकि वह तथ्य सत्य के आधार पर आधारित होती हुई दिखाई देती है। जिस समाचार पत्र को या समाचार को सुनकर हम एक तरह से अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की स्थिति परिस्थिति बना लेते हैं, या उस स्थिति परिस्थिति के अनुरूप ढल जाते हैं, उसी को जब हम लिखित में एक तरह से अपनाते हुए दिखाई देते हैं या पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप ले लेती है। हम देखते हैं ये रचनात्मक लेखन लिखते समय उसके रूप का चुनाव, विशेषता और उसके अपने कुछ तत्व होते हैं जिनके बारे में एक तरह से निर्धारित किया जाता है। अ, किताबों के माध्यम से रचनात्मक लेखन के दो रूप बताए गए हैं, मौखिक और लिखित। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जीवन में कितने आवश्यक है। मौखिक रूप को हम देखते हैं कि चार वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है भाषण, दूसरा है गोष्ठी, तीसरा है लोकगीत, और चौथा है दिव्यांगों के लिए माध्यम। हम देखते हैं हम अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से लोगों से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी हमने बहुत सारी रैलियां देखी होंगी, या टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हमने अनेक प्रकार के श्रव्य दृश्य एक तरह से भाषण सुने होंगे। और उन भाषणों में हम देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है वह किस तरह से मुखरित होते हुए दिखाई देती है, और उसमें हम देखते हैं ये कितनी सशक्त एक तरह से माध्यम है, जो
एक तरह से लोगों तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है, अगर वह अपने तर्क और तथ्य पर आधार होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम किसी भाषण को सुनने के लिए जाते हैं, या किसी उपदेश को सुनने के लिए जाते हैं, या किसी भी तरह के अभिव्यक्ति, चाहे राजनीति के माध्यम से राजनेता करते हुए दिखाई देते हैं, और अपने भाषणों में जन सामान्य के प्रति जो सूचना है, जो एक तरह से जागरूकता है, उसको प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं, और वो प्रभाव कहीं ना कहीं जन सामान्य पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषण सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने तर्कशील बातों से लोगों को एक तरह से जोड़ते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं, उदाहरण स्वरूप आज के वर्तमान में हम देखते हैं अनेक प्रकार के जो राजनेता है, वह अपनी अपनी बात अपने अपने माध्यम से रखते हुए दिखाई देते हैं, चाहे चुनावी संदर्भ में हो, या देश में कोई आपातकाल स्थिति हो, उसमें भी हम देखते हैं कि दोनों ही स्थितियों में राजनेता किस तरह से भूमिका अपने भाषणों के द्वारा निभाते हुए दिखाई देते हैं। कई भाषणों पर वह एक तरह से वचनबद्ध रूप में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, तो कई बार हम देखते हैं भाषण केवल भाषण ही बनकर रह जाते हैं, जिनका प्रभाव जन सामान्य पर पड़ता तो है, पर पूरी तरह से वह प्रभावित नहीं होते हुए दिखाई देते हैं। गोष्ठी, हम देखते हैं कि ये एक हम, सभा में उपस्थित होने वाली गोष्ठी है। हम विषय से संबंधित भी इसे कह सकते हैं, या हम देखते हैं कि किसी ज्वलंत समस्या पर भी आधारित कोई गोष्ठी की जा सकती है, या जनमानस को जागरूक करने के लिए भी हम देखते हैं कि गोष्ठी का एक तरह से रूप स्वरूप तैयार किया जाता है। इसमें हम देखते हैं जनसंचार से संपर्क एक तरह से बनाए रखती है, प्रामाणिकता के आधार पर भावपूर्ण अभिव्यक्ति गोष्ठी के माध्यम से विद्वान, लेखक, संपादक, या हम देखते हैं कोई भी अभिनेता अभिनेत्री, या किसी भी तरह के उपदेश के आधार पर भी गोष्ठियां एक तरह से तैयार की जाती है। ये भी मौखिक रूप का सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा लोग अपनी अभिव्यक्ति जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। लोकगीत, जैसे कि नाम से ही संबोधित होता हुआ दिखाई देता है, इसमें लोगों के द्वारा निर्मित अपनी भावा अभिव्यक्ति, विचारा अभिव्यक्ति, अनुभव अभिव्यक्ति को एक तरह से दर्शाया गया है। हम देखते हैं कि लोकगीत हमारी प्राचीन सभ्यता का अहम हिस्सा है, और कहीं ना कहीं आज भी वह अहम हिस्सा अपने दिन प्रतिदिन एक तरह से विकास की ओर लग रहा है। कई स्थानों पर देखते हैं, यह नवीन नवीन पीढ़ी के द्वारा भी हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें कई बार गिरावट आती है, तो कई बार इसमें विकास के जो अलग अलग प्रकार के कदम हैं, वह विभिन्न प्रकार की बोलियों द्वारा, भाषाओं द्वारा एक तरह से निर्मित होते हुए दिखाई देते हैं। लोक गीत हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, जिसमें हम देखते हैं कि पहले मनोरंजन का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। प्राचीन काल से लेकर मैं ये रीति काल तक की बात कर रही हूँ। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी मनोरंजन का बहुत सशक्त माध्यम नहीं था। लोकगीत ही सशक्त माध्यम था, जिसके द्वारा मनुष्य अपने हर्ष, विषाद, अपनी दुखद या सुखद स्थिति, या जीवन में जितने भी संस्कार है, ऋतु है, या अपनी खुशी के संदर्भ में, प्रकृति के संदर्भ में, पर्व के संदर्भ में, अंधविश्वास, रूढ़ियों के संदर्भ में, हर एक रूप में हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में लोकगीत एक तरह से प्रस्तुत होते हुए दिखाई देते हैं, और जिनके माध्यम से लोग अपनी अभिव्यक्ति को अलग अलग रूपों से व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि गीत के बिना हम देखते हैं जीवन नीरस दिखाई देता है, और इन लोकगीतों में हम देखते हैं जहाँ छेड़छाड़ से संबंधित मुद्दों को भी उठाया गया है, या पारिवारिक में कलह, या प्यार, मनोहार को भी लोकगीतों के माध्यम से एक तरह से प्रस्तुत किया गया है। दिव्यांगों के लिए माध्यम, हम देखते हैं कि हमारे समाज में एक तरह से दिव्यांगों के लिए भी
बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं कि उनको किस प्रकार से सब एक तरह से सुख सुविधाएं दे पाए जितना संभव हो पाता है। इसके लिए उनके लिए कुछ ऐसे गैजेट बना दिए गए हैं, या अनेक प्रकार की मार्गदर्शन के लिए लोग समय समय पर उनकी सहायता के लिए भी उपलब्ध रहते हैं। केवल वह सुनकर चीजों को एक तरह से समझ लेते हैं। हम देखते हैं यंत्रों के द्वारा भी बहुत सुविधाएं उपलब्ध हो गई है इनके माध्यम से, कि यह अपनी करंट लोकेशन, या देखते हैं कि किसी से भी अपने माध्यम से बात करते हुए दिखाई देते हैं, पढ़ सकते हैं। और इनके लिए एक अलग लिपि तैयार होती है जिसके माध्यम से वह अपनी क्रिया प्रतिक्रिया उसके रूप में प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। अगला है लिखित। हम देखते हैं लिखित जो माध्यम है जीवन में बहुत ही सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा हमने अपनी कही गई बात को हम सालों साल एक तरह से अपने पास या अन्य रूपों में साहित्य के अंतर्गत देखते हुए दिखाई देते हैं। लिखित को दो भागों में विभक्त किया गया है, गद्य और पद्य। हम देखते हैं कि पद्य का जो अभिभाव है या पद्य का जो उदय है, वह प्राचीन काल से लेकर और अब तक समाज में एक तरह से व्यापक रूप से स्थित है, जिसमें हम देखते हैं कि कविता है, या हम देखते हैं मुक्तक है, या खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, या दोहे हैं, चौपाई है, कुंडलियां हैं आदि, जिसके माध्यम से लोग अपनी बात या अपनी एक तरह से लालन पालन करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम आदिकाल इतिहास को उठाकर देखते हैं, और इतिहास में हम देखते हैं आदिकाल से लेकर रीति काल तक, हम देखते हैं कि एक बहुत ही सशक्त माध्यम के द्वारा लोग अपनी जीविकोपार्जन एक तरह से जीते हुए दिखाई देते हैं। और उसी के आधार पर हम देखते हैं, चाहे कबीर है, चाहे बिहारी है, या हम पृथ्वीराज रासो की बात करें, या हम विद्यापति की बात करें, तो उन्होंने अपनी कविता और दोहों के माध्यम से जन समान में जन सामान्य में किस तरह की एक तरह से अभिव्यक्ति रही है, चाहे वह निर्गुण के रूप में हो या सगुण के रूप में हो, या फिर हम देखते हैं कि प्रासंगिकता के आधार पर जो दोहे लिखे गए वो आज भी किस तरह से हमें विकास की और अग्रसर करते हुए दिखाई देते हैं। कि इतने सालों बाद भी हम देखते हैं हमारे समाज में जो स्थिति है, परिस्थिति है, वह नहीं बदली है। अ, व्यक्ति आज भी उसी तरह की सोच एक तरह से कायम करते हुए दिखाई देता है, उसी तरह के जन संचार, जन व्यवहार में वह अपना कार्य करते हुए दिखाई देता है, जिसके माध्यम से हम देखते हैं इन कवियों के द्वारा जो लिखित दोहे वह आज भी हमारे जीवन में एक तरह से विकास की भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। और इसी के माध्यम से हम देखते हैं नए नए रचनाकार उत्पन्न हुए हैं, कवि उत्पन्न हुए हैं, वह इनमें अब समाज के अनुसार उसमें परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। और उन दोहों की जो महत्ता है वह आज भी कहीं ना कहीं सार्थक रूप से दिखाई देती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पद्य में हम देखते हैं गीत है, गीत में भी हम देखते हैं किस तरह से अगर हम छायावाद की बात करें, या प्रगतिवाद की बात करें, या प्रयोगवाद की बात करें, या नव जागरण की बात करें, तो किस तरह से एक तरह से देश के प्रति जो शंख का अभिभाव हुआ था वो आधुनिक काल में ही हुआ था, जिसके माध्यम से हम देखते हैं पद्य में एक नया विकास आया, और नई कविता ने एक तरह से जन लिया, जो जन सामान्य के रूप में एक तरह से प्रदत्त होती हुई दिखाई देती थी। गद्य गद्य को दो भागों में विभक्त किया गया, कथा और कथेतर। हम देखते हैं इसमें कथा में, गद्य में जो कथा का जो रूप है, हम देखते हैं कहानी है, नाटक है, या फिर उपन्यास है, एकांकी है, संस्मरण है, जीवनी है, यात्रा वृतांत है, या आत्मकथा है, डायरी लेखन है। अ, अनेक प्रकार की विधा आधुनिक युग में एक तरह से जन्म ली है, जिसके माध्यम से लोग अपनी अभिव्यक्ति लिखित रूप में करते हुए दिखाई देते हैं। और ये लिखित अभिव्यक्ति हम देखते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरह से विरासत के रूप में आगे कार्य करती हुई दिखाई देती है। अगर किसी ने साहित्य नहीं लिखा हुआ होता, तो आज हम ना लेखक से परिचित होते, ना कवि से परिचित होते, ना ही वहाँ के समय में स्थिति जो उस समय में उपजी थी, या अनेक प्रकार के युद्ध हुए हमारे साहित्य में, इतिहास में, तो उसको भी हम नहीं जान पाते अगर ये लिखा हुआ नहीं होता। तो हम देखते हैं लिखे हुए में अलग अलग रूप से
महत्ता दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं कहानी में 6 तत्वों का निर्वाह है, जैसे कथा सार, पात्र चरित्र चित्रण, एक तरह से वातावरण, देश काल, चौथा है संवाद, योजना, पांचवा है भाषा शैली, और छठा है उद्देश्य। इसी तरह से उपन्यास, नाटक या एकांकी में 7 तत्व होते हैं, उसमें 7 तत्व, 6 तो एक तरह से एक जैसे ही जो मैंने कहानी के बताया वो रहते हैं, और सातवां अभिनीयता या रंगमंचीयता जुड़ जाता है, क्योंकि वो पर्दे पर एक तरह से प्रस्तुत होने वाली क्रिया है, तो उसमें मंचीयता का जो रूप है वह एक तरह से दर्शाया जाता है। हम देखते हैं गद्य और पद्य में जो महत्वपूर्ण या आवश्यक जानकारी होती है, जो हम उनकी विशेषताओं के आधार पर एक तरह से जन सामान्य तक या लिखित रूप में प्रदत्त होती हुई दिखाई देती है, कि उसमें एक तरह से आकर्षक शब्दावली की, साहित्य की भाषा है तो हम देखते हैं आकर्षक शब्दावली में ही लिखी जाती है। उसमें हम देखते हैं कि अलंकार है या छंद है या हम रस की पूर्ण पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं, और अपनी भाषा के द्वारा हम चीजों को एक तरह से आकर्षक और प्रभावशाली और तर्क तथ्य के आधार पर उसकी प्रस्तुति करते हुए दिखाई देते हैं। उसी का दूसरा रूप है संक्षिप्तता एवं सहजता। हम देखते हैं कि कई विषय अपनी संक्षिप्तता को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो कईयों में हम देखते हैं विस्तृत भाव भी दिखाई देता है। पर जब भी हम ये दोनों भाव, कोई विचार या अनुभव या ज्ञान को प्रस्तुत जब भी करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि सहजता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है, कि हमें अपनी शिष्टता के आधार पर, अपनी विनम्रता के आधार पर शब्दों का प्रयोग करना वहां पर एक तरह से आवश्यक या अनिवार्य हो जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जिस भी स्थिति को वहां पर चित्रित करना चाहता है, उसमें शब्दों की जो नपी तुली भाषा है उसका प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है। शुद्धता और स्पष्टता, हम देखते हैं जीवन में शुद्धता का अहम भूमिका होती है, और ऐसे ही हम देखते हैं शब्दों में भी शुद्धता का अहम भूमिका होती है, जिसके द्वारा हम सही उच्चारण करें, भाषा में वर्तनी का सही लिखित रूप लिखें, जिससे कि उसमें एक रूपता बनी हुई दिखाई दे, कि हम जैसा हमने पढ़ा है उसमें मानक वर्तनी का प्रयोग करके दूसरा व्यक्ति भी वैसे ही शब्दों को ग्रहण करे। और उसमें स्पष्टता का भाव होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हम जो समझ रहे हैं, अगर हम दूसरे को समझाने में वहां पर सार्थक भूमिका निभाते हैं तो वह कहना उचित हो जाता है। पर यही देखते हैं अगर शब्दों में स्पष्टता नहीं है तो व्यक्ति उस भाव को, उस विचार को एक तरह से समझ नहीं पाएगा, जिसके कारण अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। तो भाषा की विशिष्टता का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके द्वारा हम अपने शब्दों को पिरोकर वाक्यों में एक तरह से पिरोते हुए दिखाई देते हैं, और अपनी स्थिति को वहां पर चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। तो रचनात्मक लेखन के विविध रूपों के द्वारा हम अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि दोनों ही लेखन जीवन में सशक्त भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं, विचारते हैं, वही हम बोलते हुए दिखाई देते हैं, और वही हम लिखते हुए भी दिखाई देते हैं। धन्यवाद।